सी इफ यू आर डूइंग वन मिस्टेक अगेन एंड अगेन ना, तो लेट मी करेक्ट यू, अभी भी कुछ दिन बचे हैं ना, करेक्ट योर सेल्फ। देखो, जब 2 से 3 महीने का टाइम बचा होता है ना आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तब आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहती है कि यू रेफर टू मल्टीपल बुक्स, यू रेफर टू मल्टीपल रिसोर्सेज, देन यू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, यू मेक रिविजन नोट्स, यू मेक योर कंप्लीट लिथो ऑफ इट, तब वो स्टेप ऑफ एक्शन सही होते हैं। बट एज ऑफ नाउ व्हेन देर आर ओनली फ्यू डेज टू गो फॉर योर डी डे, योर सीरीज 1 2022 एग्जाम, तब ये स्टेप ऑफ एक्शन बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि अभी आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपका जो नोट मेकिंग था इतने समय का, इतने महीने का, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दैट कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेगुलरली कंसिस्टेंटली कमिंग इन योर एग्जाम। और ऐसा है, इफ देर आर 120 क्वेश्चंस इन योर जीके पेपर ना, देर आर 20 to 30 क्वेश्चंस जो सेम कॉन्सेप्ट्स पे रिपीट हो रहे हैं हर बार, and you just have to concentrate on those topics if you are not prepared very enough for your exam, है ना। तो अभी के टाइम में है ना, leave referring to multiple resources and more knowledge, just do your revision, notes उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देखकर देखो कि how you are ignoring the negative attempts. So this video is especially for those who have not made the notes, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो डन द सेम ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन टाइम। मैंने सारे नोट्स वोट्स बना लिए थे 2-3 महीने पहले टू द एग्जाम, और एग्जाम के टाइम पे दैट 1 or 2 बुक्स वुड बी गॉड फॉर मी, वहीं से मुझे पढ़ना है, वही मेरा सारा ग्रंथ है जिससे मेरा सीडीएस क्लियर होने वाला है। तो उसी का आई हैव मेड टोटल प्रेजेंटेशन। दिस इज द क्विक रिविजन, द फाइनल रिविजन फॉर योर सीडीएस 1 2022। इसको एक बार रेफर कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व, और यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग नाउ, you have to leave some things, you have to ignore some topics, you have to ignore some subjects altogether. वीडियो में बताया रखा है मैंने। Let's get started with the video. So from the first slide onwards, Zina, you can get minimum 15 questions out of it, ठीक है। ये सारा compiled up है, you know the polity is the most confusing subject of all, but उसी से आपके 20 से 22 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो I have compiled here, देखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सारे लोग हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, उनके रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो रेजिग्नेशन कैसे देते हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है, इन अलग अलग छोटे बड़े क्वेश्चन मिला के 15 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज इट। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोले या तो हेड ऑफ द स्टेट ऐसे बोले, कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, आप यहाँ पे ये एक क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हो ना, मेक नोट ऑफ इट, टॉपिक का नाम लिखो, उसमें इंपॉर्टेंट सारी, आई विल गिव द पीडीएफ टू यू, बट जितनी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, प्लीज़ नोट इट डाउन, वो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस। आर्टिकल 52 के अंडर ये प्रेसिडेंट को होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें खास बात क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, ये बहुत बार सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ से? लोकसभा से, राज्यसभा से, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली से, इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस होता है स्टेट्स का, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। हम बहुत सिंप्लीफाइड मेथड में यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम में, उसे क्विकली हम एनहांस कर ले, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे स्लाइड्स पे मेंशन नहीं है, यू हैव टू नोट इट डाउन, यू मस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को
ओथ दिलानी पड़ेगी, ठीक है, फाइन, ओके। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी फॉरेनर आके यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और एज की बात करें, 35 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना, लोकसभा के मेंबर बनने की इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा के मेंबर बनने की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपका टेन्योर होता है 5 साल और इसमें कोई कैप नहीं होता, ठीक है। आप अगर वापस से इलेक्शन जीतते हो, आप वापस से बन सकते हो, आप कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हो अगर आप इलेक्शन उसमें जीत रहे हो तो, ठीक है। ऐसा कोई लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है कि आप 1 या 2 बार ही बन सकते हो, आप जितनी बार जीतो उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हो। 5 साल का टेन्योर होगा। रिमूवल, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे? वो रेजिग्नेशन, अगर खुद उनको अपने पोस्ट से हटना है, वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये फेवरेट क्वेश्चन है सीडीएस का, रेजिग्नेशन कौन किसको देता है? तो प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है, वो अपना रेजिग्नेशन लेकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे। और अगर बाकी लोगों को ऐसा लगता है, पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक फॉर्मल इम्पीचमेंट का तरीका होता है, फॉर्मल निकालने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन्ड है, ठीक है, क्लियर। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी उनके बहुत सारे पावर्स है, जैसे पार्डनिंग पावर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत उनके पास पार्डनिंग, माफ़ी के पावर्स होते हैं। फिर उनके पास इमरजेंसी प्रोविजंस के भी पावर होते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसीज है हमारी। आर्टिकल 352 हमारे नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 हमारा फिनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी ना कि सारा पॉलिटी एक वीडियो में कवर्ड है, सारा इकोनॉमिक्स एक वीडियो में कवर्ड है, डिफेंस अवेयरनेस सारा एक, तो उसको है ना क्विकली एक बार रिवाइज कर लेना आप, आपको सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इन डिटेल पता चल जाएंगी, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा उन वीडियोस को रिवाइज करने में, बट हेल्पफुल तो बहुत ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स हैं। जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे वो प्रेसिडेंट करवाएंगे यहाँ पे। जो नेशनल कमीशंस होते हैं, फिनेंस कमीशन, वो इनके अंडर में रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस होते हैं, ठीक है। देन कम्स वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किस चीज़ की मिलती है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, ठीक है। ये आर्टिकल 63 के अंतर्गत ये बोला जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इनका इलेक्शन मेथड कैसा होता है? देखो, ये जो डिफरेंस है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे, लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, एलसी के नहीं। वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के। लोकसभा और राज्यसभा के स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ओके। अब आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज होनी चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर के लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन थी, और वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा के मेंबर के लिए ये क्वालिफिकेशन है। ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनका भी टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट का मेथड नहीं लिखा है। देखो, ऐसे स्टेटमेंट्स भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको निकालने का कोई फॉर्मल तरीका लिखा नहीं गया है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए, अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो गई है, उनकी अगर डेथ हो गई है, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या वो प्रेजेंट नहीं है। ऑल इन ऑल, अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट नॉट मोर देन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करा के जो ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ना, उनको वो पोजीशन हैंड ओवर कर दी जाती है, ठीक है। दिस इज वाइस प्रेसिडेंट का तामझाम, ओके। अब CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो इनका काम है ऑडिटिंग का,
ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर करा, क्या फालतू खर्चे हुए हैं, कहाँ क्या एक्सपेंस गया है, उसकी ऑडिटिंग ये करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 से रिलेट करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन कराता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको CAG बनना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बनना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन शुड बी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या होगी वो तो हम बीच बीच में देखेंगे। टेन्योर की बात करें तो इसका 6 साल है, नोट कर लेना। ठीक है, जहाँ पे भी डिफरेंट हो नोट कर लेना, वरना एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। 6 इयर्स का टेन्योर है। 65 या तो 65 इयर्स की उनकी रिटायरमेंट, 65 इयर्स के हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे और वो फर्दर किसी ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते, बाद में वो ऐसे किसी ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है। ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है अंडर आर्टिकल 76। अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट ही करते हैं और इनकी भी क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट का जज। इससे क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका कोई रिमूवल प्रोसीजर नहीं है, इनको राइट टू स्पीच होता है। ये कोई भी कोर्ट इंडिया का अटेंड कर सकते हैं, है ना, अटेंड कर सकते हैं, बट इनको राइट टू वोट नहीं होता। ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते। दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, बट दे कैन नॉट वोट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का जज अंडर आर्टिकल 124। अपॉइंट कौन करता है? वापस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस हमें पता चलने वाली है, उस ताकि हमें CAG और अटॉर्नी जनरल की भी पता चल जाए। ठीक है, उनको सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, आप फॉरेनर नहीं हो सकते हो। फिर ये तो प्राइमरी चीज़ है। अब सेकेंडरी चीज़, या तो आपके पास हाई कोर्ट के जज का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो एडवोकेट का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड या एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस को पार करते हो। ठीक है, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस। इसमें से कोई भी चीज़, हाई कोर्ट या मतलब जज या तो एडवोकेट, अगर जज की तरह आप एक्ट कर चुके हो तो 5 साल, एडवोकेट की तरह एक्ट कर चुके हो तो 10 साल, या तो आप अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में बहुत अच्छे हो तो भी आप बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, यही सेम क्वालिफिकेशंस है आपकी CAG की और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिनिमम एज लिखी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई मिनिमम एज लिखी हुई नहीं है। रिटायर कब होते हैं? ये 65 ईयर्स पे। ठीक है, 65 ईयर्स पे रिटायर होते हैं। देखो, ये आप सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल पे पढ़ रहे हो ना, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इसका इक्विवेलेंट देखना है स्टेट्स में। कैसे देखोगे? लेट मी क्लियर द स्लाइड फर्स्ट। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के साथ साथ आप पढ़ो, जैसे ये लेक्चर खत्म होता है ना, प्रेसिडेंट के साथ साथ गवर्नर को पढ़ लेना। ठीक है, CAG आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके साथ आप सॉलिसिटर जनरल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के साथ आप एडवोकेट जनरल पढ़ सकते हो स्टेट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जज वर्सेस हाई कोर्ट के जज को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की एज क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 65 ईयर्स में और हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 62 ईयर्स पे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बिग डिफरेंस। बहुत बार सीरियस में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। इनका रिमूवल कैसे होगा? एक तो वो खुद रिज़ाइन कर दे, प्रेसिडेंट को अपना वो रेजिग्नेशन लेटर देंगे, या तो वो उनका कोई मिसबिहेवियर प्रूव हो चुका है, या तो इनकेपेसिटी, वो लायक नहीं है, मतलब वो केपेबल एनफ नहीं है कि वो जस्टिस कर सके ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उनका रिमूवल प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा दोनों से ही इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद वो कहीं पर और प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सेम CAG की तरफ वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। अच्छा, देयर इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट। 2 स्पेशल डेट्स हैं फॉर डिफेंस मेनिया, दैट इज 2 अप्रैल एंड 1 मई। ठीक है,
इन मीनवाइल लेक्चर में आपको बताती जाऊंगी कि व्हाई दीज डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स। 20 अप्रैल एंड 1 में अपने कैलेंडर में ये सेव करके रख लो, ठीक है। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ वेरी स्पेशल इन इट, ठीक है। और हमारा ये न्यू कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जो अपडेशन पे है। सारे वीडियो लेक्चर्स न्यू होंगे, फुल्ली बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, ठीक है। हमारा CDS 2 2022 के लिए आप अभी स्टडी कर रहे हो, क्विक रिविजन, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है, बट फौजी ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर रहे हो यार, हैव सम सिस्टमैटिक थिंग, है ना। पहले से पढ़ाई क्यों नहीं करनी है, लास्ट में आके रिस्क क्यों लेना है ना। हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच, आपका एक ये ओनली प्रायोरिटी है, ओनली ड्रीम है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद इट। स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट न्यू। ये CDS चाहे कैसा भी हो, क्लियर हो ना हो, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट वन। उसके लिए टाइम वेस्ट मत करना कि CDS का अच्छा गया है नहीं गया है, SSB हो जाएगी नहीं होगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कमिंग नेक्स्ट। आपको कोई उसमें बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सारे वीडियो लेक्चर्स अपडेटेड हैं, अपडेशन पे चल रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड ऑन हो रहे हैं। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपकी सारी की सारी क्लासेस जूम पे होगी दोबारा से फॉर द डाउट सेशन, और सारी की सारी टेस्ट सीरीज होगी। तो डू चेक इट आउट ऑन डिफेंस मीनिया ऐप, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रॉम हिस्ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रॉम हिस्ट्री। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम सुना है आपने, है ना, नाम तो बहुत सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, मैं हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज आई हैव थॉरोली गॉन थ्रू द पेपर ना। इतनी बार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख चुके हैं कि अब व्हेन आई रीड समथिंग आई गेट टू नो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं है, तो एटलीस्ट यू शुड नो द नेम, सही है। मोहनजोदड़ो है, आपका कालीबंगन है, हड़प्पा है, रोपर है, बनावली, राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार तुरंत से इनके माइंड मैप्स देख लेते हैं, जो भी मेजर सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। स्टार्टिंग विद हड़प्पा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो एक्सकेवेट की गई थी, डिस्कवर की गई थी, रावी नदी के किनारे हैं। क्या क्या चीज़ें मिली थी, सिटाडेल, हायर स्टेज टाइप चीज़ होती है, ग्रैनरीज मिली थी, यहाँ पे सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर द ग्रेन्स यहाँ पे मिले थे, बैरेक्स, ब्रॉन्ज का क्रूसिबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हड़प्पा की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। इससे आ सकते हैं आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक भी चीज़ इस स्लाइड से फिल्टर आउट मत करना कि इसमें से हम इंपॉर्टेंट निकाल ले, नो, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ही कंपाइल्ड अप आपके लिए कर रखा है। ये आपका है इंडस रिवर के पास, सबसे लार्जेस्ट साइट है, सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट बिल्डिंग किसकी है, ग्रैनरी की है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या था, ग्रेट बाथ मिला है यहाँ पे, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला है, स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ मैन विद बियर्ड ऐसा मिला है, पशुपति का सील मिला है, मदर गॉडेस का सील मिला है। ये सारी थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें मिली है मोहनजोदड़ो में। लोथल, लोथल है गुजरात में आपका। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, राइस हस्क कहाँ पे मिले थे, लोथल में मिले थे। आर्टिफिशियल डॉक, बीड मेकिंग फैक्ट्री, ये सारी लोथल में हुआ करती थी। कालीबंगन, कालीबंगन में इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या मिला था, फुरोज इंडिकेटिंग प्लॉड व्हील, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले, कैमल के बोन्स मिले, नो प्रेजेंस ऑफ बेक्ड ब्रिक, है ना, वो बेक की हुई ब्रिक का कोई एविडेंस नहीं मिला है, बस जो कच्ची ईंटें होती हैं उनसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, कैमल के बोन्स मिले गए हैं। धोलावीरा 3 सिटाडेल था। सुरकोडा, इसमें हॉर्स के रिमेन्स मिले थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चुनहोद्रो, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सेप्शन होता है ना वो CDS का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अच्छा, एक ट्रिक बताती हूँ, अभी बहुत टाइम कम बचा है ना। फोकस ऑन फ्यू सब्जेक्ट्स, आई विल रेकमेंड फोकस ऑन करंट अफेयर्स, फोकस ऑन पॉलिटी। ये पॉलिटी का आप 100% फोकस रख सकते हो। ज्योग्राफी का 80% फोकस इज ओके।
और साइंस. जस्ट रीड दीज आउट एंड क्लियर योर जीके का पेपर विद वेरी गुड मार्क्स. अभी के लिए है ना आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हो और इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स को आप 30 to 40% पढ़ोगे ना तो आप 50% क्वेश्चन उसके 5 से 6 क्वेश्चन निकाल सकते हो. ठीक है, सब कुछ 100% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 से 3 पे ज़्यादा फोकस रखो और अपना एग्ज़ाम निकालो. 120 के 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं. आप आराम से 40-50 क्वेश्चन भी सही गलत किए बिना आप टिक करके आते हो ना, यू विल बी अमंग टॉपर्स. चलो, अब आपका जीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स. हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं. तो स्टार्ट विद द मिरर. बहुत बेसिक से समझना. आप अगर साइंस स्टूडेंट भी नहीं हो ना, या साइंस स्टूडेंट हो और आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, डोंट वरी. क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि इमेज का नेचर कैसा फॉर्म हुआ है, वो रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी इमेज बनी है, पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, साइज कितना है, छोटा साइज है, बड़ा साइज है, सेम साइज है, और उन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. ये बेसिकली मिरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्लेन मिरर का बात करें यहाँ पे, प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है, शीशे के अंदर इमेज बनती है ना. आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो, शीशे के अंदर इमेज बनती है और वो उतनी ही दूर होती है जितने दूर आप शीशे से हो. अगर ये आप शीशे से 60 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, शीशे के 60 सेंटीमीटर अंदर बनेगी, है ना. तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट में और इमेज में कितना डिस्टेंस है. तो 60 टिक करके मत आ जाना, इट इज 60 + 60 120 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. ठीक है, तो सीडीएस का ट्रिक यही है, इसी लेवल का ट्रिक. वो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको, और कुछ नहीं है. वर्चुअल इमेज बनती है, अपराइट इमेज, इरेक्ट इमेज बनती है, और सेम साइज की इमेज बनती है जितनी साइज के आप हो. ठीक है, ये मिलिट्री डॉल काफ़ी अच्छी लग रही है. दिस इज अबाउट प्लेन मिरर. हाँ, 1 मई का अनाउंसमेंट, लेट मी डू दैट. 1 मई को CDS 2 2022 का जो ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है इन वाराणसी, बैच शुरू होने वाला है. इट्स लाइक यू गिव मी 75 days ऑफ योर लाइफ, कंप्लीटली डेडिकेट कर दो अपने आप को इन डिफेंस मेनिया एकेडमी. यू कैन सी द पिक्चर हियर. गिव योर 75 days टू मी एंड लेट्स क्लियर CDS 2 2022 एग्जाम. ठीक है, डिफेंस मेनिया एकेडमी को आप विजिट कर सकते हो वाराणसी. यू कैन गूगल इट आउट, मैप्स पे भी आपको दिख जाएगी. वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट वेरी फ्रेश बैच बाय 1 मई. सारी डिजिटल क्लासरूम्स है आपकी, सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड रहेगा, सारी फैकल्टीज़ अपनी जान लगा देगी कि 75 days में आपको फुल्ली तैयार कर दिया जाए फॉर CDS 2 2022 एग्जाम. तो यू कैन विजिट द दिस प्लेस एज वेल. आपको पूरा माहौल फौज वाला ऐसा लगेगा कि आप कैंटोनमेंट बेस में ही आ चुके हो. ठीक है, तो या यू कैन ऑल्सो सी दिस थिंग कि ऑनलाइन आपको थोड़ा सा फावता नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखो. 75 days है अपनी ज़िंदगी के निकाल के एक फ़ौजी एनवायरनमेंट में आके पढ़ो एंड जस्ट क्लियर दिस एग्ज़ाम आउट. ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर की बात करें. कॉनकेव मिरर कैसा होता है, एक केव फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पे केव फॉर्म होता है, ये आपकी शाइनिंग सरफेस है. ओके, ठीक है, कॉनकेव मिरर. ये फिर देखो, फिर आपका क्या है, रूल नंबर 1 यहाँ पे आपका क्या है, जो रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस. एक रूल है कि देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आर के आप इससे पूरा अपना सर्कल बना सकते हो. तो ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर और ये जो रेडियस बन रहा है ना, उसका भी अगर हाफ कर दो, इसको बोला जाता है फोकस. ठीक है, फॉर नॉन साइंस स्टूडेंट्स आई एम सिंप्लीफाइंग थिंग्स आउट. आप ये रेडियस बन रहा है, ये पूरा सर्कल बन सकता था, ये बस आर्क शो किया है यहाँ पे मिरर का. ये है सेंटर. ठीक है, ये सेंटर हाफ कर दो, बन जाता है फोकस. ठीक है, फोकस बन गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन आता है जो पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो टकरा के कहाँ जाएगा, हमेशा फोकस पे जाएगा. ये रूल नंबर 1 है. ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है कि रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास होती है तो वो वापस टकरा के सेंटर पे ही निकल जाएगी. यहाँ से रे ऑफ लाइट आई है सेंटर से,
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से यहीं बेंड होके चली जाएगी, तो वो सिंगल रे ऑफ लाइट लगेगी। अगर पैरेलल आती तो फोकस पे डाइवर्ट होती, अगर सेंटर पे घुस रही है तो सेंटर से ही बाहर निकल जाएगी। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई फोकस से आ रही है तो कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे जाएगी, और फोकस पे जा रही है तो पैरेलल निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होके। दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। मतलब अगर ये 30 डिग्रीज टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये टकरा रही है पोल पे, तो ये 30 डिग्री ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, दिस इज रूल नंबर आपका 4। ठीक है, रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर एक बार कंपाइल्ड अब देख लो। पैरेलल आ रही है तो फोकस पे टकरा के जा रही है, फोकस पे आ रही है तो पैरेलल टकरा के जा रही है, सेंटर पे एंटर करेगी तो सेंटर बेंड होके सेंटर पे ही चली जाएगी, एक सिंगल रे ऑफ लाइट दिखेगी। और यहाँ पे अगर 30 डिग्रीज पे आ रही है तो 30 डिग्रीज पे ही आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आपको कोई डाउट है ना, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर से आप पूरी इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, हर चीज की। चलो केस 1 क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, राइट। आपका कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। ये आपका केस 1। ये आपका नेचर ऑफ इमेज ऐसी बनेगी। कब बनेगी, जब आप इन्फिनिटी पे कोई इमेज रखोगे पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट, समझने की कोशिश करना। ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ, अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड रखना। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराई, कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दिस इज केस 1। केस 2 में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया। सेंटर पे रखने पे क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है हमारा, तो क्या होगा, टकरा के वहीं पे जाएगी, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखेगा तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। तो एक बात समझो, सेंटर को मेन ले लो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा ना तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। अब आप गेस कर लो कि सेंटर और पोल के बीच में कहीं रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी। बेसिक कॉमन सेंस लगा के देखो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्वियसली एनलार्ज्ड इमेज होगी, है ना, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी आपकी। तो कॉनकेव मिरर इज वेरी वेरी सिंपल, सेंटर पे रखो सेम साइज की इमेज, सेंटर से पीछे लेके जाओ छोटी साइज की इमेज, सेंटर से आगे लेके जाओ एनलार्ज्ड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है कहाँ, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, कॉनकेव मिरर में। अब देखो सेम सिचुएशन, सेंटर के इस साइड आप लेके जा रहे हो, क्या हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज तो बनेगी, बट कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज आपकी बनेगी। बस ये 3 केस याद रखो, बाकी तो आप है ना कॉन्सेप्ट को डिराइव करते करते चलोगे ना, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। जीके के पेपर में बहुत टाइम बचता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइम बचता है आपका, आधा 1 घंटा तो ऐसे ही बचता है। तो यू हैव टाइम टू डिराइव योर लॉजिक्स। सिर्फ ये 3 लॉजिक लेके चलो, हर एक चीज रट के चलोगे ना, नेगेटिव शॉर्ट करके आओगे। बेहतर है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अब फिर क्या चीज हो रही है, फोकस पे रख दिया, सेम सिचुएशन है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। जैसे जैसे पोल के पास चीजें जाएगी वो हाईली मैग्नीफाई हो जाएगा। ठीक है, हाईली मैग्नीफाई हो जाएगा। कहाँ होगा, ऑब्वियसली आपको बोला गया था फोकस से लाइट जा रही है तो कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे पैरेलल, क्योंकि लाइट पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी पे इमेज आपकी बन जाएगी। दिस इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो और चीजों को आप पास करते जाओ और पास करते जाओ। हाँ, बिल्कुल पास ला दोगे ना फोकस और पोल के पास तो इमेज इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इमेज इरेक्ट हो जाएगी, मैग्नीफाइड होगी और मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो अब इसको आपको नेचर समझ आ गया कॉनकेव मिरर का। तो ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है,
हाईली मैग्नीफाइड आपको इमेज, आपको मैग्नीफाई करने के लिए ये मिरर काम आएगा। अब आप देख लो मैग्नीफाई आप कहाँ कहाँ करते हो, शेविंग मिरर में करते हो, लिपस्टिक लगाने के लिए लड़कियाँ जो छोटे छोटे मिरर्स आती हैं उसमें यूज़ कर सकती हैं, डेंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, आपके हेडलाइट में ये मिरर यूज़ हो सकता है। बेसिक कॉनकेव मिरर का क्या रोल होगा कि ऐसे काम में जहाँ पे मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड हो। ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास मिरर को लेकर जाएंगे, है ना, बिल्कुल पास लेकर जाएंगे, बिल्कुल पास मतलब सेंटर से भी पास, तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगी। तो ये मैग्निफिकेशन के पर्पस से ये मिरर काम आएगा। चलो कॉनकेव मिरर क्लियर हो चुका, बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जिसमें केव नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा शेप यहाँ पे इसकी शाइनिंग सरफेस होती है। सेम रूल्स है, सारे सेम रूल्स है, बस इसको टेढ़ा कर दिया है। कॉनकेव ऐसा था, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, सारे रूल्स सेम है। देखो पैरेलल आ रही है लाइट, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसको हम पीछे खींच के लाएंगे, कहाँ पे आएगी, फोकस पे। पैरेलल लाइट आ रही है, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, सेंटर पे अगर ये डाइवर्टेड है तो कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही इमेज बनेगी, क्योंकि ये सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। सेम सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और अपराइट इमेज बनती है। अपराइट इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, छोटी इमेज बनती है और मिरर के पीछे बन जाती है। क्लियर, देखो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। इसलिए इसके यूजेस कहाँ होते हैं, छोटी इमेज बनानी है ना, इरेक्ट इमेज बनानी है, तो इसको हम रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज करते हैं। इसमें भी लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, वो छोटी छोटी दिखती है। ये कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन है, जिसपे सीडीएस ने ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका होगा, है ना। चलो क्लियर, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात हो गई, बात आती है लेंस की। ठीक है, एक चीज, एक हिंट आप याद रख लो, कॉनकेव, देखो यहाँ पे लिखा है कॉनकेव, यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये मिरर है, ये भी मिरर है, यहां पे भी मैं लिख दूं कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये लेंस है, ये लेंस है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी ना वो इससे बहुत मैच करेगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इससे बहुत मैच करेगी, तो ये क्रॉस कनेक्शन है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस से मैच कर रही होगी, और कॉनकेव लेंस की कॉन्वेक्स मिरर से लेंस। तो अब आपको मिरर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब लेंस का देखो, लेंस में भी सेम क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आपको इसका पता है, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, आपको सेंटर यहाँ पे क्या है ना, टर्मिनोलॉजी अलग कर दी है, ये सेंटर है आपका, ये सेंटर है, क्योंकि आप इस तरीके से सर्कल बना सकते हो, है ना, इस तरीके से सर्कल बना दिया आपने, और इसका हाफ कर दो, ये फोकस 1, ये फोकस 2 हो गया, क्योंकि लेंस में तो आर पार हो जाती है ना चीज़ें, मिरर में बस चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, इसमें तो चीज़ें आर पार हो जाती हैं, दिख जाती हैं। तो इसमें हमें 2 सेंटर और 2 फोकस की ज़रूरत है। इसमें सेंटर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, 2F बोला जाता है, 2F1 और 2F2 ऐसे बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस बन गया आपका। सेम रूल है, ठीक है, सेम रूल है, पैरेलल आ रही है लाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो डिफ्लेक्ट होके ऑप्टिकल सेंटर पे ही जाएगी, है ना, विदाउट एनी डेविएशन जाएगी। अगर फोकस पे ये इंक्लाइन हो रही है तो ये कहाँ पे डेविएट होगी, पैरेलल। सेम सेट ऑफ रूल्स एग्जैक्ट, रूल 1, रूल 2, रूल 3 सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, याद करो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, है ना, याद कर लो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, वही होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस में। इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और छोटी साइज की इमेज बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये आपकी इन्फिनिटी पे पड़ा है कहीं, तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। सेंटर, इसको सेंटर मान लो, वापस से वो अपना फंडा लगाओ, सेंटर के दूर होगा तो चीज़ें स्मॉल बनेंगी, छोटी बनेंगी। सेंटर पे इमेज होगी तो सेम साइज की बनेगी, और इस साइड चलोगे तो मैग्नीफाई हो जाएगी, मतलब बड़ी साइज की इमेज बनेगी। ठीक है,
तो ये यहाँ पे सेंटर के इस साइड है, तो ऑब्वियसली कैसी छोटी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज वापस से आपको मैं बता चुकी हूँ, ऐसी इमेज बनेगी। अब आपने सेंटर पे रखा, सेम रियल इन्वर्टेड तो बनती है लेकिन सेम साइज बनेगी, और कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी, ऑब्वियसली सेंटर पे बनेगी क्योंकि ये विदाउट डेविएशन जाता है। अब सेंटर के इस साइड रख लो, इमेज बड़ी ही बनेगी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बड़ी इमेज। इतनी चीज़ क्लियर कर लो ना, फिजिक्स इज़ वेरी इजी फॉर यू। वापस फोकस पे रख दो तो कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। और सेम और पास ला दो तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी, वर्चुअल और अपराइट इमेज बन जाएगी। हमेशा कैसे बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, बट बिल्कुल फोकस के भी इस साइड रख दोगे ना, फोकस के इस साइड रख दोगे, कैसी बन जाएगी, वर्चुअल और अपराइट इमेज, बहुत बड़ी और एट द सेम साइड ऑफ लेंस ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस समझ आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, ऑब्वियसली चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए ये यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो माइक्रोस्कोप इतना बड़ा करके दिखा सकता है। तो माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है, आपका कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है, आई के लेंस में भी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है, नाइस। चलो अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इट इज़ सिमिलर टू व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज याद कर लो फटाक से, तब आपको लेंस अच्छे से समझ आएगा। सेम चीज़ है, 2f2 f2 f1 f1 2f1, सेम चीज़, सेम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेम सेट ऑफ रूल्स। डोंट फॉरगेट टू टेक दिस पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप ताकि आप अपना क्विक रिवीजन कर सको। द सेम सेट ऑफ रूल्स, बार बार एक ही चीज़ दोहराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और अपराइट और छोटी इमेज बनती है। वर्चुअल, अपराइट और छोटी इमेज चाहे आप कहीं पर भी रख दो, ठीक है, कहीं पर भी रख दो, छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल अपराइट। ये आपको नेचर पता होना चाहिए इमेज का। तभी इसके यूज़ कहाँ होते हैं, छोटी इमेज है स्पाई होल्स में, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े इंसान को इतने छोटे से होल में दिखा देता है, क्योंकि वो इमेज को डिमिनिश कर देता है, इसलिए कहाँ यूज़ होता है, स्पाई होल में और फ्लैश लाइट्स में। कॉनकेव लेंस समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस रिलेटेड टू लेंस, बहुत बार जो सीडीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर दो लेंस को मिला दो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, एक बार उसको देख लो, हो सकता है आपके नसीब अच्छे हो, वापस से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। दो लेंस अगर कांटेक्ट में होंगे ना तो उनका जो मैग्निफिकेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है या आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मल्टीप्लाई होता है या डबल होता है या ट्रिपल होता है या 4 टाइम होता है, या तो कैलकुलेशन में ही भेज दे कि एक का 10 मैग्निफिकेशन, एक का 15 है, दोनों को मिलाएंगे तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, ऑब्वियसली 150 हो जाएगा। लेकिन उसकी जो पावर है ना, पावर ऐड होती है, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, पावर ऐड होती है। ये दो चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर दो लेंस जिसका इक्वल फोकल लेंथ है और ऑपोजिट नेचर है, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, दोनों की सेम फोकल लेंथ है, दोनों को मिला दो तो वो कैसे एक्ट करेंगे, वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेंगे। और मुझे ये बताओ फोकल लेंथ कितना होता है प्लेन मिरर का, कमेंट इट डाउन, आई वांट टू सी योर लॉजिक कि आप में कितना दिमाग चल रहा है इतना पढ़ाने के बाद। क्या फोकल लेंथ होगा आपके प्लेन मिरर का, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, अगर लेंस को डिप कर दिया जाए लिक्विड में और वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा तो जो कॉनकेव लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, और कॉन्वेक्स जो होगा वो कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा अगर उसे लिक्विड में इमर्स कर दोगे तो, ठीक है। ये कंडीशंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं किसके, आपके सीडीएस के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना मैंने कराया था एग्जैक्ट सेम मैच द फॉलोइंग के टाइप में पूछा गया था एग्जाम में, और सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सारे कर्व्स है ना, फिलिप्स कर्व्स, कुजनेट कर्व, लाफेयर कर्व और लॉरेंस कर्व। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है ना, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या रिलेशन है,
क्या कहना चाहता है ये कर्व, और इस ग्राफ का शेप क्या होता है, यू शेप है, एल शेप है, पैराबोला है, क्या शेप है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्विकली हम करेंगे, बाकी आपको पता है कि यार फौज की तैयारी कर रहे हो सिस्टमैटिक तरीके से तो करनी ही पड़ेगी। सो डोंट रिस्क योर CDS2 2022, उसकी है ना डे 1 से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, लग जाना। कोई डाउट है डिफेंस मैंने ऐप पे पूछो, आई विल बी वेरी एक्टिव इन रिवर्टिंग टू यू। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन रिलेटेड, जस्ट टेल मी ऑन द ऐप, आई एम ओनली पर्सन हु इज़ रिप्लाइंग ऑन दैट ऐप, ठीक है। तो इस कोर्स को आप चेकआउट कर लेना। फिर यार दूसरा बैच बन जाता है ना तो वो फोकस डिवाइड हो जाता है, तो कम इन द फ्रेश बैच, चाहे आप जहाँ पर भी जा रहे हो ना, कम इन द फ्रेश बैच। चलो सबसे पहले आता है आपका लाफेयर कर्व। लाफेयर कर्व आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट का परसेंटेज ये शो करता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। टैक्स रेट को बढ़ाने या घटाने से टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी कहानी कहता है हमारा लाफेयर कर्व, ठीक है। कि टैक्स रेवेन्यू चेंज जब होता है व्हेन टैक्स रेट इज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये यू शेप का ग्राफ देता है, ठीक है। कि आप टैक्स रेट को बढ़ा रहे हो, एक टाइम पे आएगा रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर वो डिप कर जाएगा। यू शेप का बनता है आपका लाफेयर कर्व, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? चलो बढ़िया। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इन्फ्लेशन के साथ। मतलब जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा कैन बी अचीव्ड ओनली एट द हायर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन जितना होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम होगा, ठीक है। तो या दिस कर्व इज लाइक दिस, ठीक है। ऐसे कर्व इसका बनता है। इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये बात करता है, कौन बात करता है? फिलिप्स कर्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूँ जो डायरेक्ट पूछा गया है CDS2 2021 में। लॉरेंस कर्व या गिनी कोफिशिएंट, ये तो बहुत बार पूछा गया है। गिनी कोफिशिएंट ये हमारे समाज में कितनी इनइक्वालिटी है वो शो करता है। जैसे अगर ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, अगर ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है तो हमारी सोसाइटी है ना बहुत बढ़िया आइडियल सोसाइटी है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। बट जितने ये डिप करेगा ना, जैसा ये धनुष बनता जाएगा उतनी इनइक्वालिटी होगी हमारे सोसाइटी में। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट इसको एक्सप्रेस करने में हमें हेल्प करता है, एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन अ सिंगल फिगर। ये 0 से 1 तक रेंज करता है, 0 पे 0%, 1 पे 100%, ठीक है। जितना ऐसे बड़ा धनुष बनेगा ना उतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी। लॉरेंस कर्व इसको शो करता है कि कितनी अनइक्वल है हमारी सोसाइटी, ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट उसको रिप्रेजेंट करता है 0 या 1 में, ओके। फिर आता है कुज़नेट कर्व। कुज़नेट कर्व रिलेशनशिप दिखाता है ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में। ये भी यू शेप होता है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप, बेल शेप टाइप होता है। ये क्या दिखाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी। जैसे जैसे कोई भी देश इकोनॉमिकली डेवलप होता है पहले इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनइक्वालिटी कम होने लगती है। ये कुज़नेट कर्व ये कहता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करते करते डिग्री ऑफ डेवलपमेंट के साथ इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सब में, आपको ध्यान रखना है। क्विकली रिवाइज कर ले क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाफेयर कर्व क्या कहता है? टैक्स के बारे में कहता है। कीवर्ड्स को याद कर लो। लाफेयर कर्व क्या है? टैक्स के बारे में, कि टैक्स को बढ़ाएंगे तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। फिलिप्स कर्व ये भी हमारा बेल शेप है, इन्वर्टेड यू शेप का हमारा कर्व बन चुका है। फिलिप्स कर्व कहता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई करना था, मैं भूल गई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हर प्रोडक्ट का भाव बढ़ जाना। पहले कोई चीज़ 10 रुपये की मिलती थी, आज 100 रुपये की मिलती है, क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन हो गया है, प्राइजेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप था, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। लॉरेंस कर्व क्या था? इनइक्वालिटी शो करता था। गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी शो करता था। जितना अच्छा ट्राइंगल होगा ना
उतनी इनइक्वालिटी, इनकम की इनइक्वालिटी कम होगी। लेकिन जितना धनुष बनता जाएगा ना लॉरेंस कर्व में, उतनी इनकम की इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। कुज़नेट कर्व क्या कहता है कि हम ग्रो करते हैं, हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते हैं वैसे वैसे इनइक्वालिटी एक टाइम पे बढ़ती है फिर कम होने लगती है। इसलिए इसका भी बेल शेप का ग्राफ है, इन्वर्टेड यू शेप का आपका ग्राफ है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ये क्वेश्चन था जो एग्जैक्ट था, आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिख सकते हो। देखना कितनी फटाफट आप इसको सॉल्व करते हो और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आप भी ऐसा एटीट्यूड लेके ही अपना एग्जाम अपियर करना, यू विल फील गुड, आपका दिमाग, आपका लॉजिक ज़्यादा चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम। देयर कुड बी 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सेल्स। देखो बायो के पोर्शन में हमारा ये सेल आता है ना, सेल के ऑर्गेनली सारे और सेल थियोरीज, इतनी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर हमारा एनिमल सेल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप देखो एनिमल सेल है यहाँ पे, पहले 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को आप अपने लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो एडवांस्ड सेल। ठीक है, एडवांस सेल। और थोड़ा पुराने ज़माने का है हमारा प्रोकैरियोटिक, जिसमें इतने सारे ऑर्गेनलीज भी नहीं होते, इतने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते। टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल, जो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका सेल है। ठीक है, सेल के बाहर है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर परमिट करती है एंट्री देने के लिए, कि आप अंदर जा सकते हो, आप ठीक हो। ठीक है, बाकी चीज़ों को वो ब्लॉक कर देती है, जो सेल्स के लिए हार्मफुल होती है उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, अंदर आते हैं, पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो सारे यूनिट्स होते हैं, जो सारे ऑर्गेनलीज होते हैं छोटे छोटे, वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, सबसे बीच में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस हमारा होता है डबल मेम्ब्रेन्ड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन्ड, ऐसा भी ये सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अबाउट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों हमारे डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें ना छेद होते हैं, जस्ट अ मिनट, उसमें छेद होते हैं। पूरा न्यूक्लियस छेद छेद वाला है, उसको पोर्स कहते हैं ना, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जिससे निकलती है ऐसी ऐसी, आपको टेढ़ी मेढ़ी जेलीज दिख रही हैं, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बहुत स्मूथ और एक होती है रफ। रफ वाली रफ क्यों होती है, क्योंकि उसमें दाने 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 होते हैं। ये दाने क्या हैं, ये दाने हैं हमारे राइबोसोम्स। ठीक है, ये दाने हैं हमारे राइबोसोम्स जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आते हैं। मतलब क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होते हैं। ट्रू। चलो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्मूथ है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या मैन्युफैक्चर करेगा, है कुछ तो काम करेगा, लिपिड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर आता है हमारा गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या काम करता है, यहाँ पे हमारा गोल्गी बॉडीज अगर मैं लिख दूँ क्या काम करता है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है। जो रॉ मटेरियल इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मिले ना, वो उसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैक करेगा। एक और चीज़ होती है लाइजोसोम्स, है ना। लाइजोसोम्स होते हैं जो सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर कोई भी खराबी होती है, कोई भी कचरा वेस्टेज जो होता है वो अपने आप में ले लेता है। ठीक है, वो अपने आप में ले लेता है। फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ आर सेल, क्योंकि वो एटीपी एक एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स जो क्लोरोफिल वगैरह फिल करने में काम आते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का हमें लीफ दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सारे रोल है सारे ऑर्गेनली के जिसके आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका ये आता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ देखते हुए चल रहे हैं, मिक्सअप ना हो जाए, नोट्स बनाते हुए चलना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करते हुए चलना। कॉमन नेम्स पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वाटर फॉर्मूला H2O, ठीक है, केमिकल नेम भी उसका वाटर ही है, H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अमोनिया को भी अमोनिया ही बोला जाता है, NH3, दिस इज NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। बेकिंग सोडा, ये सारे है ना बहुत पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम 2 नहीं होता, यहाँ पे बाई लिखा है तो बाइकार्बोनेट मतलब 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ जाता है यहाँ पे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको बेकिंग सोडा नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है। नेचुरल गैस मीथेन CH4, विनेगर एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। टेबल सॉल्ट जो नॉर्मल होता है, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा ट्विस्ट करके क्या पूछा था कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था उसमें कौन से केमिकल का यूज हुआ था? दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो बच्चों को भी पता होता है। ब्लीच होता है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। म्यूरिएटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जो हमारे पेट में भी बनता है फॉर बेटर डाइजेशन, है ना। ये बायो का भी एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फाइन, अब आता है लाइट वाला पार्ट, लाइट और उसके फिनोमेना। इससे आप है ना 4 से 5, 6 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइट के फिनोमेना से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के एप्लीकेशन पार्ट की, डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जान लो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट करती है मिरर में, है ना, मिरर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हमने ये मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है कि वो पास हो जाती है लाइट, है ना, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करती है, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, ठीक है, ये सारे फिनोमेना वो करती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? क्वेश्चन इससे आया हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ चेंज नहीं होती लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती, बट फेज चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर का ही 2021 का ही क्वेश्चन है, तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। फिर रिफ्रैक्शन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी फेज चेंज नहीं होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही थी, बट फेज, यहाँ फेज चेंज हो रहा था रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या होगा? स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखो, सीडीएस के पास है ना गिने चुने एग्जाम्पल्स ही हैं और वही पूछे जाते हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल दीज एप्लीकेशंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि लाइट रिफ्रैक्टेड होके हमें दिखाई देती है। सनराइज एंड सनसेट, हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक, है ना, सन दिखाई देता है, क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर आप पेंसिल रख दो, अभी भी देख सकते हो, जो कांच का ग्लास होता है ना, उसमें पानी भर के आप पेंसिल ऐसे डुबो के रखोगे ना, तो आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी ऐसे, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या तो आप सिक्का डाल दोगे अंदर, वो उभरा उभरा दिखाई देगा, ऐसे अप थोड़ा रेज्ड लगेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन, ये कॉइन वाला क्वेश्चन, ये पेंसिल वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। ये आपके एप्लीकेशन है, डेली लाइफ यूजेस है रिफ्रैक्शन के। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करो, 7 कलर्स में वो विबग्योर जिसे बोला जाता है, 7 कलर्स में वो डेविएट होगी, डिस्पर्स होगी, ठीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की, ठीक है। और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है,
ठीक है, सबसे कम डेविएट होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, इसीलिए डेंजर साइंस में या तो ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि अगर लाइट स्कैटर हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होगी, है ना। लेजर लाइट्स कुछ पॉइंट आउट करने के लिए ये डेविएट नहीं होती, रेड लाइट बहुत कम डेविएट होती है, इसीलिए इनका यूज, जो चीज़ हमें हाईलाइट करनी है, जो चीज़ हमें शो करनी है, उसको हम रेड कलर, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रेड कलर नाउ, है ना। तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबिलिटी होगी, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोज़ का कलर, जो रेड रोज़ होता है उसका कलर रेड क्यों दिखाई देता है, जो ग्रीन कलर का लीफ है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय कलर रिफ्लेक्टेड बाय इट। मतलब एक वाइट लाइट एक रेड रोज पे गिरी, ठीक है, ये मेरा रेड रोज है, ठीक है, ये वाइट लाइट इस पे पड़ेगी तो ये क्या करेगा, ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ये हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो दिस इज द रीजन, हमें वो कलर की चीज़ें दिखाई देती हैं जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी के सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है, वो तब अराइज होती है जब लाइट कैन नॉट ऑलवेज पास थ्रू डेंसर टू रेयरर मीडियम, लेकिन इसमें जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में लाइट जाती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है डिस्क्राइब्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट ऑफर्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्रीज। देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट आई है, ठीक है, ये डेंसर, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ऑब्वियसली ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन 90 डिग्रीज ना, तब क्रिटिकल एंगल क्रिएट होता है, और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो पूछा जाता है क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स, बहुत बार पूछा गया है। मिराज, जो आपको चीज़ें डेजर्ट्स में दिखती है ना, ओयासिस, भ्रम जिसे बोलते हैं, वो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। क्लियर? ये एक एप्लीकेशन हो गया। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, इसलिए आपको ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। व्हेन सनलाइट रीचेस अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ब्लू कलर स्कैटर्स मोर स्ट्रांगली देन रेड। रेड डेविएट नहीं होता, रेड स्कैटर नहीं होता। व्हेन दिस स्कैटर्ड कलर एंटर्स इन द आई, हमें वो स्काई कलर ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का दिखने लगता है। एंड दिस फॉर द सेम रीजन हमें सनराइज और सनसेट रेडिश कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन, स्काई ब्लू कलर का और सनराइज और सनसेट रेड कलर के दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेम टू सेम एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज समझ के चलना, एप्लीकेशन डेली लाइफ समझते हुए चलना बहुत आसान है। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है? वो ये कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आप एक बच्चा हो, आप ऑब्जेक्ट हो और फोर्स लगा लो, फोर्स को आप अपने पेरेंट समझ लो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अंटिल अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक आपके पेरेंट्स आप पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक आप रेस्ट पे ही रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आप एक बार मोशन में आ गए तो आप मोशन में ही रहोगे अनलेस अंटिल आपको कोई स्टॉप करने वाला ना हो। आप इस फोर्स को डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, फोन, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, कुछ भी मान सकते हो कि जब तक वो फोर्स नहीं आता तो आप चल रहे हो, लेकिन ये फोर्स, ऑपोजिट फोर्स आ गया, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, इसलिए आप स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप रेस्ट पे हो तो आप रेस्ट पे ही रहोगे अनलेस अंटिल देयर इज फोर्स ऑन यू। आप चल रहे हो तो यू विल बी ऑन मोशन ओनली अनलेस अंटिल देयर इज अ फोर्स ऑन यू। वेरी सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो। व्हाई डज अ मैन गेटिंग ऑफ अ बस फॉल
बस फॉल डाउन, ठीक है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको आप सॉल्व करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अगेन देयर इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेम चीज़ है और अच्छा डायग्राम है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो कहता है F इज इक्वल्स टू एम ए। बहुत क्लियर, F इज इक्वल्स टू एम ए। F मतलब फोर्स, F मतलब फोर्स, M मतलब मास, A मतलब हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी बढ़ा दो, फोर्स तो बढ़ना ही बढ़ना है। द मोर द फोर्स मोर इज द एक्सेलरेशन। ये सिंपल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इतनी चीजें ही बोलता है, और उसी में आपका एग्जाम्पल आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू एम ई। उसका एप्लीकेशन क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? देखो जितने डेली लाइफ यूजेस है ना, जो आपका CDS पूछ सकता है, जो आपके CDS के रीच में है, सारा मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रॉकेट, बैलून, आप बैलून को ऐसे छोड़ोगे वो आगे चलेगा, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलते हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आप किसी के साथ कुछ बुरा करोगे, आपके साथ भी बुरा होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट्स ना इन वेरी फनी वे, इन वेरी नॉर्मल वे, क्योंकि आपको ये याद रह जाए। आपको मेरे ये डायलॉग्स है ना लिटरली आपके एग्जाम में बैठे बैठे याद आने वाले हैं कि हाँ, अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड दैट इज न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाइस। इसके भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। ये तो CDS ने भाई 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पैडल, जैसे आप बोट को आगे ऐसे पीछे पुश करते हो तो बोट आगे 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 चलने लगती है, ठीक है। ये रॉकेट लॉन्चर देखो, रिकॉइलिंग ऑफ गन देखो, है ना। ये आपका सारे तीनों लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे लिस्टेड है इन द वेरी चार्ट फॉर्मेट, ताकि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो समझ आ जाए। अगर इस चार्ट के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कॉमेंट इट डाउन कि क्या क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जहां पे भी जाओ रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होंगे? मैच स्टिक में आप देखते हो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो स्पॉट कर दिए होते हैं। क्यों? जितनी रफ सरफेस होगी ना उतना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन, और जितनी स्मूथ सरफेस होगी ना उतना फ्रिक्शन कम होगा। इसीलिए आप जब आइस क्या करता है, बहुत स्मूथ होता है, आइस के ऊपर आप चलते हो तो आप फिसल जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता वहाँ पे, बहुत मिनिमल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज द कहानी ऑफ फ्रिक्शन। एंगुलर वेलोसिटी, इससे आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट ना, आप इस पोर्शन को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो और थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके देख सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो। ऑब्वियसली यू कैन अटेम्प्ट की समझने की, एक बार मैं कोशिश करूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी, जहाँ पे ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है आपका, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टी आपका टाइम है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द सन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो गया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से डिस्टेंस भी ऐसे मान सकते हैं। डिस्टेंस कम हो चुका है, इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, और इसकी SI यूनिट क्या है? रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा अपॉन टी, सेम वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसके आगे बस एंगुलर आपको लगाना है। सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके सिर्फ एप्लीकेशंस आप याद रख लो, CDS उतना ही पूछता है। सेंट्रीपेटल फोर्स आपका कहाँ कहाँ लगता है? स्पिनिंग ऑफ अ बॉल ऑन स्ट्रिंग और ट्विर्लिंग, ठीक है। टर्निंग ऑफ कार, गोइंग थ्रू लूप, प्लैनेट्स, ये सारा याद कर लो। CDS के एक ही घिसे पिटे एप्लीकेशंस होते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका कहाँ पर काम आएगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल्स ऑन इक्वेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका सेपरेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। सेपरेशन के लिए कहाँ? वॉशिंग मशीन में भी काम आता है। और आप जब घी को या तो मलाई को ऐसे चॉन करते हो, उसको गोल 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 घुमाते हो तो उसमें से मलाई बाहर निकल जाती है। दिस इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका, ठीक है। दिस इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका।
ओके, दीज आर अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। द सेम मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप इसको रिलेट कर सकते हो। अच्छा, इस पे है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप मेरी फिजिक्स की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आपको करा रखे हैं। हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी, उसको आपको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है, आप फिजिक्स की वीडियो देखना, आपको मिल जाएगी डिफेंस मीना चैनल पे ही, उसको आप प्लीज़ गो थ्रू करना, ठीक है। फिजिक्स के लिए वो मस्ट है, मैंने इंडिविजुअल उसके लिए वीडियो बना रखी है फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जीज mgh, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। पावर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। पावर आ रहा है, सारे फॉर्मूले लिख लो और फिर देखो कितनी चीज़ें दी है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। P इज इक्वल्स टू W/T, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। VI भी होता है, I²R भी होता है, V²R भी होता है, वेयर V इज द वोल्टेज एंड C इज द, मतलब I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। जब भी ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, और ये मैंने फिजिक्स की वीडियो में आपको अच्छे से करा रखा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स की वीडियोस में ये अच्छे से ये चीज़ हो चुकी है। ओके, नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये क्या कहता है, इस पे कितनी दो चीज़ें पूछी जाती है। एक तो हो गया आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया। दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है, जैसे आपका फोर्स इज इक्वल्स टू या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास 1 मास 2 अपॉन r²। r² क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ये दो ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर, ठीक है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फोर्स, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मासेस। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर आप डबल कर दो तो ग्रेविटेशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो डबल करोगे कि तो क्या होगा, ये मैंने फिजिक्स की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो डबल करोगे ना तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये 4 टाइम्स क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सेपरेशन, टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। और अगर मास को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर, ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पूरा फंडा है आपके ग्रेविटेशन का, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि आप स्पीड में चलोगे तो आपका दिमाग भी उतना अनडिस्ट्रैक्टेड रहेगा और ज़्यादा मोशन में चलता रहेगा, अनलेस अंटिल देयर इज सम डिस्ट्रैक्शनल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन यू। ओके, फंडा ऑफ स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट सरफेस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप में कि आप पोल्स पे चले जाओ, इक्वेटर पे चले जाओ, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, सरफेस पे ज़्यादा होती है, नीचे जाते हैं कम होती है, ज़्यादा होती है। तो वैल्यू ऑफ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस इज मैक्सिमम। उससे आगे जाओगे, उसके अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी आपकी। फंडा ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट में क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलोगे ना तो कोई चेंज नहीं होगा आपके वेट में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो एक्सेलरेशन से, तो आपका वेट कम होगा या बढ़ेगा, या लिफ्ट से नीचे उतर रहे हो तो आपका वेट कम होगा या बढ़ेगा। तो अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन से चल रही है ना और ऊपर जा रही है तो आपका वेट बढ़ेगा। आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, आपका एपरेंट वेट बढ़ेगा, और आप अगर लिफ्ट से नीचे आ रहे हो तो आपका एपरेंट वेट कम हो जाएगा। और व्हाट इफ आपका रॉड ही टूट गया, तो आप वेटलेसनेस वाली सिचुएशन फेस करोगे, फ्री फॉल होगा आपका ऊपर से नीचे, वेट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वेटलेसनेस वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, वजन बढ़ रहा है, लिफ्ट नीचे जा रही है, वजन कम हो रहा है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है सीडीएस में, ठीक है। दिस इज अनदर क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू सॉल्व। सरफेस टेंशन, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके, कि आपको खाना गरम गरम क्यों पसंद आता है, ज़्यादा स्वाद क्यों आता है, क्योंकि उसमें तब सरफेस टेंशन कम होता है, हमारी टंग पे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा टेस्ट आता है ना। हमें कोई भी चोट लग जाती है, हम वो दवाई लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सरफेस टेंशन कम कर देती है। कीड़े जो हैं पानी में चल सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सर्फ या डिटर्जेंट वो कहें,
तो वो क्लीनिंग कैसे करता है? बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। ये 4 एप्लीकेशन कर लो, सरफेस टेंशन इज डन फॉर यू, ठीक है। हुक्स लॉ अभी के लिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अगर अप्लाई हो रहा है ऑन अ कॉन्फाइंड लिक्विड, वो एक प्रेशर है ना, वो अकेला प्रेशर हैंडल नहीं करेगा, जितने चीज़ों से, जितने मॉलिक्यूल से वो एसोसिएटेड है, वो सब में अपना प्रेशर डिवाइड कर देगा, ठीक है। कि मैं अकेला क्यों प्रेशर लूँ भाई, तुम सब लोग प्रेशर लो, ठीक है। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर लगता है तो वो हर जगह डिवाइड कर देता है। और ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है? इन हाइड्रोलिक प्रेस, इन हाइड्रोलिक जैक। देखो अब है ना, ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास पढ़ाई का, तो आप इन डिटेल मत जाओ, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, एटलीस्ट डू दैट योर CDS, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ CDS, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका? हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज़ होता है, हाइड्रोलिक पंप्स में यूज़ होता है, ठीक है। जितनी भी हाइड्रोलिक चीज़ें होती हैं आपके पास्कल्स लॉ पे वर्क करती है, पास्कल्स लॉ पे काम करती है। देखो आई वॉन्ट यू टू हैव वेरी फ्रेंडली स्टडीज़, ठीक है। बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में चले जाएंगे ना तो यू विल बी लाइक हमें कुछ भी नहीं आता, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज योर कॉन्फिडेंस नाउ। आर्किमिडिस लॉ, आर्किमिडिस प्रिंसिपल क्या कहता है? सिंपल सा, इन सबको छोड़ दो, वो सिर्फ इतनी बात कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो उतना ही पानी बाहर फेंकेगा जितना जितना उसका वेट है, ठीक है। आप देखोगे कि अगर आपने पत्थर डाल दिया पानी में, कोई कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसमें आपने बड़ा सा पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा? पानी छलक के बाहर गिर जाएगा। कितना पानी छलक के बाहर निकलेगा? जितना वेट है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जितना वेट है इस ऑब्जेक्ट का उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा। और ये कहता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही हमारा क्या वर्क करता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, वेदर गैस और लिक्विड, इट एक्टेड अपॉन, एक बॉयंट फोर्स उस पर लगता है, एंड दैट इज इक्वल टू द फ्लूइड बीइंग रिप्लेस्ड, ठीक है। कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है पानी में या कोई भी फ्लूइड में, एक बॉयंट फोर्स लग रहा है और वो बॉयंट फोर्स पानी को बाहर निकाल देगा। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जितना इमर्स हुआ है पानी में, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़? नाइस। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? शिप्स में ये काम करता है, आपके बीच बॉल्स में काम करता है, सबमरीन्स और शिप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं CDS में, ठीक है। फ्लोटिंग, हाइड्रोमीटर, स्विमिंग, हॉट एयर बैलून, लैक्टोमीटर, जियोलॉजी, फिश, ये सारे के सारे एप्लीकेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। डेंसिटी, इस पे भी आपका एक न्यूमेरिकल अगर आना होगा, नसीब हो गया तो आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? आपका मास अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, M/V, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, डेंसिटी, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका आएगा। और डेंसिटी वाटर की सबसे हाईएस्ट कब होती है? ये भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जब उसका टेम्परेचर होता है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। और वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन अ सी वाटर? क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है देन द नॉर्मल वाटर, ठीक है। उसकी डेंसिटी हाई होती है। देखो, 2 लिक्विड है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। नीचे कौन सा होगा? जो ज़्यादा डेंस होगा, जो कम डेंस होगा वो ऊपर होगा। तो अगर आपका सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें तैरना आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो वाटर नीचे पुश होता रहेगा और हम ऊपर रहेंगे तो स्विम करना आसान होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर? नाइस। बर्नौली थ्योरम, व्हेन आई वाज इन SSB ना, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यू हैव अपीयर्ड फॉर एयरफोर्स SSB ऑल्सो, टेल मी हाउ एरोप्लेन फ्लाइज। वहाँ हमारा ये बर्नौली थ्योरम वॉज माई आंसर, ठीक है। बर्नौली थ्योरम वॉज माई आंसर। क्या कहता है? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड कंप्राइजेस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिवेशन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नहीं समझ में आया? डोंट वरी। क्या कहता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी
प्लस आपका हाफ mv² प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी की सारी एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल यही कहता है सिंपल भाषा में, सारी एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। और उसका एप्लीकेशन कहाँ है? एयरक्राफ्ट्स में आपका एप्लीकेशन है। कैपिलरी एक्शन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे पूछे जाते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, इवन मूवीज़ में देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो एक दिया जलाते हैं जिसमें एक बॉटल होती है ब्लैक कलर की, केरोसिन अंदर भरा होता है, कॉटन का एक ऐसा धागा निकलता है और यहाँ पे वो जलने लगता है। कॉटन से ये ऊपर कैसे चढ़ा केरोसिन? बाय द मीन्स ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है। बाय द मीन्स ऑफ व्हाट? कैपिलरी एक्शन, ठीक है। ये एंटी ग्रेविटी काम करता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है? सेम जो मैंने अभी बताया, ये हमारी बॉलीवुड, पुरानी बॉलीवुड मूवीज वाला लाइट, ठीक है। कॉफी पाउडर गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर इजीली बिकॉज वाटर इमीडिएटली वेट्स द फाइन ग्रैन्यूल्स बाय द मीडियम ऑफ कैपिलरिटी एक्शन। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो कैपिलरी एक्शन शो करते हैं, जल्दी जल्दी वो जो पानी या दूध होता है उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और इसलिए जल्दी कॉफ़ी मिक्स हो जाती है। कैपिलरी एक्शन है, ठीक है। वाटर पोर्ड इन द ग्रासलैंड राइजेज इन अनकाउंटेबल कैपिलरीज फॉर्म्ड इन द स्टेम। मतलब एक पेड़ होता है, पेड़ से पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है? कैपिलरी सिस्टम, ठीक है। ये सारे द टिप ऑफ पेन, खासकर इंक पेन, उससे ऊपर कैसे इंक चढ़ रही है? बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और आप जो नहाते हो और टॉवल से अपना पानी पोंछते हो, वो जल्दी सोक हो जाता है, वो भी कैसे होता है? बाय द मीन्स ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर, ये सारे एप्लीकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस रीजन से होता है, तो आपको लिखना है कैपिलरी एक्शन। लिखोगे तो क्या ही टिक करोगे, है ना, OMR शिप को बबल करोगे। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड का रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन होता है ना रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी भी एक रेजिस्टेंस होता है, ओके। ये क्वेश्चन भाई फिजिक्स के आप लेक्चर देखोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इससे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आपका घूमता रहता है, टू फ्रो होता रहता है। उसका टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होता है? 2π√L/G। L क्या होता है? इसकी लेंथ होती है, G आपका ग्रेविटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अ पेंडुलम क्लॉक गेट स्लोअर इन द समर एंड फास्टर इन द विंटर। ऐसा क्यों? क्योंकि विंटर में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, ये जो लेंथ होती है इसकी वो कम हो जाती है विंटर्स में, है ना, वो कंप्रेस हो जाता है। तो लेंथ कम होगी तो क्या होगा? टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। लेकिन समर में वो वापस से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, वो लंबा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा? टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ओके। फिर क्वेश्चन दूसरा, ये नंबर 1 क्वेश्चन था। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? आप इस पेंडुलम को मून पे लेके जाओ तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देखो, अब कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा? हमारा G इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। G का रोल प्ले होगा कि अर्थ में G है, ठीक है, तो टाइम पीरियड कुछ होगा। लेकिन मून पे जो G है ना, वो 1/6 है अर्थ के G से, 1/6 कम हो जाता है। तो अगर G कम होगा तो क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हो आप, है ना, डिनोमिनेटर है ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो G कम होगा मून पे जाके, तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। एट मून T विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा वो भी आपको पता चल रहा है। तो इसके न्यूमेरिकल घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आएंगे, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और किसी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता, मास पे भी डिपेंड नहीं करता। आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि एक पेंडुलम में आपका मेटल का बॉल है और दूसरे पेंडुलम में आपका क्या बोलते हैं, वुडन का ब्लॉक है ना, उससे डबल वजन का है, ट्रिपल वजन का है, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पागल मत बनना, बेवकूफ़ मत बनना, मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस अनटिल L और G पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब देखो, लिफ्ट का फंडा हमने अपने साथ क्लियर कर लिया था कि वेट कम होगा या बढ़ेगा, बट पेंडुलम के साथ क्या होगा जब हम उसे लिफ्ट में डाल दें? जब एक्सेलरेशन से जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा।
हमारा वेट क्या हो रहा था, वेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हम नीचे जाएंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और हमारा वेट डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर रॉड ब्रेक हो गया तो इनफाइनाइट टाइम चल जाएगी, वो इनफाइनाइट टाइम तक पेंडुलम टू फ्रो होता रहेगा। ये कंसेप्ट में कोई क्लैरिफिकेशन बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार सीडीएस एक से दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इंडिया के जितने आइलैंड्स है ना उसको एक बार देख लो। लक्षद्वीप हमारा कहीं यहाँ पे है, ये अरेबियन सी में है, और ये अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से हमारी जाती है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय से मालदीव्स के बीच में हमारी जाती है 8 डिग्री चैनल। ये प्रीवियस ईयर उठा के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सबसे ऊपर आता है आपका नारकोंडेम आइलैंड, एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है, नारकोंडेम आइलैंड। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, बीच में आ जाते हैं बैरन आइलैंड्स जो एक डोरमेंट वॉल्केनो है। फिर आता है मिडल अंडमान, देखो नॉर्थ, मिडल और साउथ अंडमान आ गए। उसके बीच में आपका डंकन पास आता है। तो डंकन पास किन दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है, साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को, ठीक है। लिटिल अंडमान फिर निकोबार, वापस से साथ में रिवाइज करो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, लिटिल अंडमान और निकोबार को। और हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, ओके। और मेनलैंड में अगर पूछा जाए सबसे सदर्न मोस्ट क्या है तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है। आपको पता है लिटिल अंडमान और निकोबार। इस तरीके से आपको डंकन पास पूछा जाएगा, इसी तरह से आपको 8, 9, 10 डिग्री चैनल पूछा जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ टू साउथ आप अलाइन करो इन सारे आइलैंड्स को, ठीक है। नारकंडम आइलैंड कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान कहाँ है, मिडिल, साउथ, लिटिल, निकोबार, मिनिकॉय, इन सबको आपको अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। तो दैट वुड बी रियली कंफ्यूजिंग। तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके शांति से अपने दिमाग में ये इमेज को उतार लो, ठीक है। दीज कुड बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है। कमिंग टू पॉलिटी नाउ। अब देखो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं शेड्यूल्स पे, सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करना है, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है, 12 शेड्यूल्स है हमारे। नंबर 1 शेड्यूल में लिखा है कि इंडिया के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज है, उस सब का हिसाब किताब कहाँ हुआ है, शेड्यूल नंबर 1 में, ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 बात करता है कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। सेकेंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरीज, एस करके याद कर सकते हो। सेकेंड शेड्यूल सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनको कितना इमोल्यूमेंट्स मिलना चाहिए, कितना प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब पैसों की बात हो गई, अब बोलते कि ठीक है अब ये जॉब ठीक है, अब हम शपथ भी ले लेंगे कि हम अच्छे से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे, श्रद्धा से काम करेंगे, है ना। तो थर्ड डील्स विद द ओथ, शपथ ग्रहण जिसको कहते हैं, उससे वो डील करता है, ठीक है। इसमें सब सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज की ओथ लिखी हुई है। फोर्थ रिलेट करता है आपका राज्यसभा से। राज्यसभा में कैसे सीट एलोकेशन होगी, वो कंप्लीट डिटेल कहाँ पे लिखी है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा लिखा हुआ है आपका 4th शेड्यूल में, ठीक है, 4th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में आपका क्या लिखा है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल तो यार कितनी बार, लगभग हर बार ही सीडीएस इस पे क्वेश्चन पूछता है 5th और 6th शेड्यूल पे। 5th शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है कि किसके पास राइट होता है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दे। ये राइट होता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये राइट किसके पास होता है, प्रेसिडेंट चाहे तो वो उस एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनके कुछ अपने राइट्स होते हैं, नहीं होते हैं। गवर्नर चाहे तो पार्लियामेंट जो लॉज बना रही हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटर जो लॉज बना रहा है, उस पर अप्लाई कर भी सकता है। अगर वो बोल देंगे कि हमारे शेड्यूल एरियाज पे ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे,
ठीक है, तो वो नहीं होंगे। इतना राइट्स होता है गवर्नर का रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल 6 में 4 स्टेट आ रहे हैं हमारे, ATMM, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये डिफरेंस है, दीज आर ट्राइबल एरियाज, इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स भी बोला जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। इन पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लॉज नहीं लगते हैं, ये अपने लॉज खुद बनाते हैं। ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये 6th में आते हैं और बाकी के शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं शेड्यूल 5 में। ठीक है, ये 2 बहुत पूछे जाने वाले शेड्यूल्स हैं, इसको स्पेशल याद रखना। 7th शेड्यूल डील करता है विद द डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या, ये लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है, स्टेट लिस्ट में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ों पे काम कर सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आपका लिखा है कि दोनों मिलके कौन कौन सी टॉपिक पे काम करेंगे। ठीक है, दीज आर डिवीजन ऑफ पावर्स इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 8 में आपकी जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी ना इंडिया की, वो लिस्टेड होंगी। 22 लैंग्वेज अभी तक लिस्टेड है शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 9 इज अबाउट लैंड रिफॉर्म एक्ट, शेड्यूल 10 इज एंटी डिफेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा जुड़वा की तरह काम करते हैं। शेड्यूल 11 जो है दैट इज पंचायत, और शेड्यूल 12 जो है दीज आर म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, जुड़वा की तरह क्यों काम करते हैं, 11 और 12 यहाँ पर भी साथ है। आप देखो तो अमेंडमेंट की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट है पंचायत का, 74th अमेंडमेंट है आपका म्यूनसिपैलिटी का। पार्ट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की, तो पंचायत है आपका 9th पार्ट, और म्यूनसिपैलिटी तो बिल्कुल ही जुड़वा होके बैठ गया है यहाँ पे 9A पार्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, पंचायत म्यूनसिपैलिटी पूछा जाता है, इसलिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करोगे यहाँ पे। और हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रियम्बल है। ठीक है, ये आपके 22 जितने पार्ट्स हैं, इसके अंदर के आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, जो है यही है, इतना ही है। ठीक है, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट 14 कौन सा है, पार्ट 18 कौन सा है, तो आप यहाँ पे मैं ना सिर्फ बोलूँगी तो याद नहीं रहेगा, आप इसको शांति से बैठ के याद कर लो कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 3 कौन सा है। आपसे नाम पूछा जा सकता है 1 लाइनर क्वेश्चंस में। ठीक है, अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने बोरो किया है USA से। ठीक है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपके फंडामेंटल के साथ राइट्स के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी नाक बीच में घुसा ली है। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर वो चाहे। दिस आर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो देर आर सम कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हर एक आर्टिकल को याद मत करो, बट फंडामेंटल राइट्स के हर एक आर्टिकल को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एजुकेशनल राइट्स के आर्टिकल नंबर याद ना रखो फिर भी चलेगा, बट इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तो आर्टिकल नंबर आपको फॉर श्योर सोते हुए भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो देख लें एक बार, आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 12 जो है वो हमारा कहता है कि सिर्फ कर्नाटका, तमिलनाडु को स्टेट नहीं बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू पॉलिटी की डेफिनेशन ना, पार्लियामेंट को, स्टेट के लेजिस्लेचर को, लोकल बॉडीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल चाहे वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी क्यों ना हो जाए, PSUs हो जाए, PSBs हो जाए, और इवन प्राइवेट बॉडीज़ अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही हैं तो भी हम उनको क्या बोल देंगे, ये स्टेट बोल देंगे। ठीक है, कि स्टेट ने ये किया है, स्टेट ने ये नहीं किया है। अगर वो इन क्राइटेरिया में फिट हो रही है, इवन प्राइवेट बॉडीज अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, पॉलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से।
ठीक है। तो पॉलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया को भी हम एज अ स्टेट बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट मत करना कि ये स्टेट नहीं है, ये एक कंट्री है, ठीक है। पॉलिटी के हिसाब से हम इसको स्टेट कोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी CDS 2021 में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि चाहे पार्लियामेंट कोई लॉज बना दे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं बना है, उसके अलाइनमेंट में नहीं बना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड कहलाएगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे। आर्टिकल 13, तो इतनी इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है फंडामेंटल राइट्स को, तो सीरियस क्यों ही ना दे, ठीक है। चलो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्रक्स शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमारे 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक चीज़ें आती हैं। एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्राइम फोकस में लेके चलना। आर्टिकल 14 हमारा कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून ने एक अंधा पट्टा बांध रखा है अपनी आंखों पर, ठीक है। उसे अंबानी गरीब कुछ नहीं दिखता, जिसने अगर वो क्राइम किया है उसको वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब अपने ऑफिस में होंगे, जब उनका कार्यकाल चल रहा होगा, उनका टेन्योर चल रहा होगा, तब उन पे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है। अभी जो अगर कोविंद साहब कुछ गलत कर देते हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अभी वो राइट नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 15 मूवी भी बन चुकी है इस पे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ याद रखो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कीवर्ड्स याद रखो, पूरे पूरे डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं, आई नो यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कोई भी ग्राउंड में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम किसी आसामीज़ को या नागालैंड या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऐसे टीज आउट नहीं कर सकते हैं कि भाई तू तो चीनी है, तू तो चीनी है, ऐसे उनके बॉडीली स्ट्रक्चर्स की वजह से। ये हो गया प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, सेक्स के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या सोशली बैकवर्ड लोग हैं या तो विमेन हैं, उनके बढ़ावे के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस ना बना पाए, ठीक है। वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं। दिस इज़ नॉट काउंटेड एज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ द एक्सेप्शन फॉर आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी भाषा में सरकारी सर्विस की जो अपॉर्चुनिटी है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, एलिजिबल ही नहीं हो, फिर भी आप चिल्ला रहे हो कि आर्टिकल 16 है ना। इफ़ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर सम एग्जाम्स तो आई विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर दोज एग्जाम्स, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, ओके। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 बहुत बार पूछा गया है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को कंप्लीटली बैन करो, हटाओ, दिस इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टरी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जितने भी टाइटल्स होते हैं ना, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। एकेडमिक टाइटल्स क्या क्या हो सकते हैं, PhD में आपको डॉक्टरेट लग जाता है, ठीक है, आपका नाम डॉक्टर से जाना जाता है, फिर सफिक्स में लगता है, प्रीफिक्स में लगता है ना। तो एक्सेप्ट दैट, कोई भी टाइटल्स, आपको फॉरेन टाइटल्स भी एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ ओनली डायरेक्टरी। तो आप अगर लेते हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट जो ठेका लेके बैठता है पूरे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर आता है आर्टिकल 19 हमारा, है ना, राइट टू फ्रीडम वाली कैटेगरी में, उसमें 6 राइट्स प्रोटेक्टेड है। आप चाहे, आपके पास फ्रीडम है स्पीच का, एक्सप्रेशन का, आप कहीं पर भी जमा हो सकते हो, दैट टू विदाउट आर्म्स। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, आप चाहे तो पूरे इंडिया में विदाउट एनी परमिशन घूम सकते हो, आप कहीं भी इंडिया की कोई भी पार्ट में सेटल हो सकते हो, रह सकते हो, आप चाहे तो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्टिकल 19 ये 6 के 6 राइट्स आपके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 समझ आ गया। आर्टिकल 20 इज व्हाट, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसमें 3 क्लॉज आते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20 क्लॉज 2, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। आर्टिकल डबल जियोपार्डी क्या होता है,
तो 1 क्राइम इज इक्वल्स टू 1 क्राइम इज इक्वल्स टू 1 पनिशमेंट। अगर मैंने एक बार कोई गलती करी है उसकी मुझे बार बार कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है कि अगर मैंने आज कोई क्राइम किया है तो उसकी आज जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पनिशमेंट मुझे मिलेगी। अगर कल को कोई पनिशमेंट चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो वो पनिशमेंट मुझको लागू नहीं पड़ेगी। एज ऑन डेट जो मैंने क्राइम किया है, मेरा क्राइम प्रूव हुआ है, तब जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, आई एम एंटाइटल्ड फॉर दैट पनिशमेंट ओनली एंड नॉट एनी चेंज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, कि अगर मुझे 3 साल की जेल दे दी गई है बट बाद में ये फिक्स हुआ कि ये क्राइम के लिए 5 साल की जेल है, तो आई विल नॉट बी अलाउड टू एक्सटेंड 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मैं 3 साल का ही वो खत्म करूंगी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। आप अपने खुद के क्राइम के खुद सबूत गवाह नहीं हो सकते हो, आपको कुछ और भी प्रूव करने के लिए सबूत गवाह होने चाहिए। दिस इज आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे जब सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटता है। ठीक है, वो हमेशा स्टैंड स्टिल ही रहते, वो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। ओके, आर्टिकल 21A इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब हर एक बच्चे को 6 साल से 14 साल तक राइट है कि उसको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मिले।